हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रेम प्रकाश प्रभाकर और आप देख रहे हैं अनोखी पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अर्थात साइंस का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री से रिलेटेड है और इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, या यूं कहें कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें दो बातें हैं, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, दोनों को समझेंगे। और ये आज का जो क्लास है व्याख्यान क्लास है अर्थात लेक्चर क्लास है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक के इर्द गिर्द जितनी भी बातें हैं जो क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, पेज के क्वेश्चन से रिलेटेड है, अभ्यास के क्वेश्चन से रिलेटेड है, सब पहले हम समझ लेंगे। इससे हमारी ऑब्जेक्टिव ज्ञान की जो डिक्शनरी है वो बहुत ही बढ़ जाएगी और इसका कितना महत्व मैट्रिक की परीक्षा में है, 10th क्लास की परीक्षा में है, आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो 10 या 15 मिनट के लिए आप अपना कंसंट्रेशन बनाइए और इस व्याख्यान को सुनिए और देखिए कि आपको ये कैसा लगता है। मेरा दावा है ये सुनने के बाद इस चैप्टर का जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है इससे संबंधित बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और स्वयं कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अपने से करना प्रारंभ कर देंगे। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा पेज वाइज प्रश्नों का उत्तर होगा, वो सारा एक एक करके जितना भी एनसीईआरटी प्रश्न जितने भी हैं सबका मैं आंसर बता के समझा के उसके इर्द गिर्द भी जाके आपको मैं बतलाऊंगा, आपको मैं देने वाला हूं। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया पहले ही आ गया, रासायनिक अभिक्रिया अर्थात केमिकल रिएक्शन। तो हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया उसे हम कहेंगे जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर किसी क्रिया के फलस्वरूप एक नए सब्सटेंस, नए पदार्थ की निर्माण करते हैं। फिर से सुन लीजिए, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और वह निर्मित पदार्थ पहले वाले पदार्थों से गुण में बिल्कुल भिन्न होता है, तब हम कहते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया है अर्थात ये रासायनिक परिवर्तन इसमें होता है। तो मूल रूप से हम यही कहेंगे कि जिस क्रिया में रासायनिक परिवर्तन हो जाए उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, तो मूल रूप से होता है रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन होता है निम्नलिखित बातों में। अवस्था में परिवर्तन हो जाता है अर्थात वो जिस अवस्था में है उसकी अवस्था चेंज हो जाती है, उसका स्टेट जो है वो चेंज हो जाता है। फिर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान और क्या होता है, तो रंग में परिवर्तन। केवल सुनना है, केवल सुनते रहना है, रंग में परिवर्तन। फिर तीसरा है, क्या ऐसा होगा कि हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो गैस का निकलना, फॉर्मेशन ऑफ गैस। फिर और क्या हो सकता है, तो ताप में अंतर, ताप में अंतर। ये सब बातें जब हो तो ये सब रासायनिक परिवर्तन के, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ये होता है। अब इसके बाद आएगा कि समीकरण, इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है, तो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों अर्थात जितने भी वस्तु पदार्थ भाग ले रहे हैं और जो बन रहा है उनको एक शब्द के रूप में अर्थात उनके एक सिंबल रूप में, सिंबॉलिक रूप में लिख देना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यह समीकरण शब्द समीकरण से भी बन सकता है और सिंबल के रूप में अर्थात उसके चिन्ह के रूप में, प्रतीक के रूप में भी हम लिख सकते हैं। जैसे रासायनिक समीकरण में हम एक उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल का निर्माण कर रहा है, H2। तो ये हाइड्रोजन का सिंबल है और ये ऑक्सीजन का है, ये जल का है, तो इसे हम रासायनिक समीकरण बोलेंगे। अब रासायनिक समीकरण में यहाँ पर जो इसे हम LHS भी बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इसे RHS
भी बोला जाता है, राइट हैंड साइड। इसे हम अभिकारक बोलते हैं और यह प्रतिफल, ये प्रतिफल है, इसे प्रतिफल भी बोलते हैं। रिएक्टेंट बोल सकते हैं इसको, रिएक्टेंट, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। इसे हिंदी में प्रतिफल या उत्पाद बोला जाता है। तो एलएचएस को अभिकारक और आरएचएस को प्रतिफल जो बना उसे प्रतिफल या उत्पाद, और इसको इंग्लिश में अगर कहा जाए तो रिएक्टेंट्स, और ये है प्रोडक्ट, अर्थात जो बन के तैयार हुआ। अब ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण, इसका बायां भाग और इसका दाहिना भाग। अब इसमें द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के कसौटी को भी इसमें लागू किया जाता है, क्योंकि जितने भी इधर इस साइड परमाणु होंगे, एटम होंगे, उतने परमाणु इस साइड भी होने चाहिए। ये द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत कहता है कि परमाणु का न तो नाश होता है और न ही वो निर्मित होता है, केवल रूप बदलते रहता है, ग्रुप बदलता रहता है उसका। तो इस तरह से जितने भी इधर हैं इतने इधर होने चाहिए, इसलिए एक रासायनिक समीकरण हमेशा संतुलित होना चाहिए। तो दूसरी बात आती है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, क्यों होना जरूरी है। तो ये पेज का क्वेश्चन है, जब पेज पर चलेंगे तो विस्तार से बात करेंगे, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी इसको इग्नोर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, थोड़ा सा इसका हाईलाइट देख लेते हैं। अब संतुलित क्या है, तो संतुलित तो हम देख रहे हैं कि इधर हाइड्रोजन है 2, मतलब 2, ऑक्सीजन है 2, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1, तो ये संतुलित नहीं है, असंतुलित है। कैसे असंतुलित है, चलिए आइए नीचे देख लेते हैं इसको। H2 प्लस O2 एरो H2O, यहाँ है, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ है 2, अगर ऑक्सीजन की बात करें LHS में तो यहाँ है 2, इधर हम बात करें H2, H और O की, इसको एक में ही लिखेंगे क्योंकि ये एक साथ है, ये एक अणु बना दिया तो इसको एक साथ लिखेंगे। H है 2 और ये है 1। तो इधर हम देख रहे हैं कि कुल कितने परमाणु हैं, कुल कितने एटम हैं, तो 2 हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन का 4, और इधर क्या है 2 हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का 3 ही है। तो ये अनबैलेंस है, इसको हम बैलेंस करेंगे, अर्थात संतुलित रासायनिक समीकरण अर्थात बैलेंस इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन होना बहुत ही जरूरी है, अगर ना हो तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत जो हमारे एनसीईआरटी बुक में है उसी के अनुसार हम चलेंगे, उसका खंडन कहीं ना कहीं हो रहा है। इसलिए हम इसको संतुलित करेंगे। संतुलित कैसे करेंगे, तो ये 2 है, ये 2 है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ये ऑक्सीजन 2 है तो हमें इस साइड नहीं गुना करना होता है, यहाँ 2 से गुना कर देंगे। अब हम जैसे ही 2 से गुना किए तो ये पोस्ट में है, यहाँ मैथमेटिक्स लागू होगा, 2H गुना 2 तो 2 दूनी का 4H हो गया, और ऑक्सीजन 2 गुना 1 2 हो गया। तो यहाँ पर तो हो गया H, कितना हो गया ये, यहाँ 4 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ 2 हो गया। अब इधर क्या है, इधर तो ये 2 ही है, इधर 2 है, वो तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब इधर क्या करेंगे, इधर भी 2 से गुना कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में ये भी जो है H जो है ये 4 हो गया। अब हमारा इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया, और इसको हम लिखेंगे 2H2, यहाँ पर जो है 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O। ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ, यही है संतुलित रासायनिक समीकरण। इधर अणुओं की, इधर परमाणुओं की संख्या अर्थात नंबर ऑफ एटम्स, इधर परमाणुओं की संख्या अर्थात नंबर ऑफ एटम्स दोनों इक्वल हो गए, तो हम कहेंगे ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इस चैप्टर के नाम के
अनुसार हमने इतना देखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, अभिकारक क्या है, प्रतिफल क्या है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छिपे हुए हैं, जिस रूप से आएगा आप उसका आंसर दे पाएंगे। अब बात आती है रासायनिक समीकरण के प्रकार। मुख्य रूप से चैप्टर इसी पर डिपेंड है। ये जो चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, ये मुख्य रूप से इसी पर आधारित है कि रासायनिक अभिक्रिया अर्थात केमिकल रिएक्शन के प्रकार कितने हैं, टाइप कितने हैं। तो आइए देखते हैं। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो हमारे अनोखी पाठशाला ये जो चैनल है इसे आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए आइए समझते हैं। रासायनिक समीकरण के प्रकार। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो यहां से हम प्रारंभ करते हैं। रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया यहां करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के यही जानना है। सबसे पहले आएगा हमारा संयोजन। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये संयोजन अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया कहता है कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस पदार्थ या तो तत्व हो या यौगिक हो मिलकर एक उत्पाद बनाता है, एक प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो ये संयोजन की अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन मतलब जुट जाना, मतलब इधर जुट जाएंगे। जैसे हमने एक यहाँ उदाहरण अभी लिया था H2 + O2 एरो H2O यहाँ 2 यहाँ 2। तो ये जो प्रकार है संयोजन का प्रकार है, क्योंकि H2 और O2 मिलके H2O बना रहा है। चलिए आइए दूसरा प्रकार देखते हैं। वियोजन। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को डिकम्पोजिशन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन ये अभिक्रिया डिकम्पोजिशन भी बोला जाता है वियोजन को। अब वियोजन क्या है, तो ठीक इसके उल्टा, अर्थात एक यौगिक टूटकर जब एक से अधिक उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है तो इसे वियोजन की अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे देखा जाए यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं, हीट का ये सिंबल है, मतलब गर्म करने पर ये बनाता है CaO + CO2 गैस है, और CaO कैल्शियम ऑक्साइड है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है जो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो यहाँ एक यौगिक है और यहाँ दो उत्पाद हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक, और इसको प्रतिफल या उत्पाद या प्रोडक्ट। तो इस तरह से ये वियोजन की अभिक्रिया है। अब एक अभिक्रिया यहाँ आएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, लिख देंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निष्कासन हो, ऊष्मा बने, ऊष्मा का मोचन हो, तो उस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड पर जब H2O हम डालते हैं
देखा होगा आपने, चूना पर, कली चूना पर जब पानी डाला जाता है तो खौलना प्रारंभ करता है और खौल के क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इक्वेशन बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और 1 कैल्शियम। तो ये है ऊष्माक्षेपी प्लस उष्मा, उष्मा जरूर इसमें मोचित होगा, निकलेगा। अब उष्मा शोषी, नेक्स्ट अभिक्रिया का प्रकार उष्मा शोषी। ये उष्मा शोषी जो, इसे एंडोथर्मिक बोलते हैं, एंडोथर्मिक अभिक्रिया है। तो उष्मा शोषी अर्थात उष्मा का अवशोषण हो, इस अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित होती है तो इसे उष्मा शोषी की अभिक्रिया कहा जाता है। उष्मा शोषी की अभिक्रिया का मतलब, उष्मा शोषी को हम कैसे करेंगे, तो यही वाला रिएक्शन उठा के यहाँ कर देंगे और इन सब में हम संबंध भी बताएंगे। CaCO3 प्लस उष्मा, देखिए उष्मा दिया जा रहा है, उष्मा का अवशोषण जब होगा तो क्या होगा, CaO प्लस CO2, सेम यही। अब संयोजन प्रायः ऊष्माक्षेपी होता है और वियोजन प्रायः ऊष्मा शोषी होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कॉम्बिनेशन प्रायः एक्सोथर्मिक होता है और डिकम्पोजिशन प्रायः एंडोथर्मिक होता है, ये रिलेटेड होता है प्रायः। तो अब नेक्स्ट है उपचयन। उपचयन उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसे ऑक्सीकरण के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीकरण, उपचयन, ऑक्सीडेशन सब एक ही है, रिलेटेड है। तो ये क्या है, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, किसी पदार्थ में, किसी तत्व में ऑक्सीजन का संयोग हो जाए, ऑक्सीजन बढ़ जाए, ऑक्सीजन जुट जाए, तो कहेंगे कि उसका उपचयन हुआ है, उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, यह ऑक्सीकृत हुआ। उदाहरण हम देखते हैं, एक यहाँ सोडियम Na प्लस O2 एरो, O2 प्लस एरो देंगे Na2O, ये बनाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 है यहाँ, तो यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ 2 दूनी 4 है, 4 कर देंगे। अब हम देखते हैं कि उपचयन में ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो यहाँ पे सोडियम है, यहाँ सोडियम ऑक्साइड है, अर्थात ऑक्साइड सोडियम में आके मिल गया, सोडियम में जुट गया, तो ऑक्सीजन जुटने की क्रिया क्या है, ऑक्सीडेशन है, उपचयन है, ऑक्सीकरण है, सोडियम का हुआ है। अब नेक्स्ट अपचयन। अपचयन, अपचयन को रिडक्शन भी बोलते हैं। अपचयन को रिडक्शन, तो ये वैसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अर्थात पहले से ऑक्सीजन होता है, जिस यौगिक में हो पहले से होता है और अभिक्रिया के फलस्वरूप वह हट जाता है, तो हम कहते हैं कि वह अपचयित हुआ है, अर्थात अपचयन हुआ है, अर्थात रिडक्शन हुआ है। तो चलिए आइए एक उदाहरण देखते हैं इसका। HgO, HgO ये है पारद ऑक्साइड, पारा ऑक्साइड है ये, तो ये हो जाएगा जब गर्म करेंगे तो Hg प्लस O2, ये हो जाएगा Hg प्लस O2, यहाँ बैलेंस करेंगे 2O2 हो गया, यहाँ 2Hg हो गया। तो हम देखते हैं कि ये पारा जो है, मरकरी जो है, इसमें ऑक्साइड है, ऑक्सीजन जुटा हुआ है, लेकिन यहाँ हट जा रहा है, तो क्या कहेंगे, इसका अपचयन हुआ है, अर्थात ये इसका रिडक्शन हुआ है। अब एक और मुख्य अभिक्रिया आती है, यहां से हम यहां लिख लेते हैं, ये है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कई बार आ भी चुका है, रिडॉक्स। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें
उपचयन और अपचयन साथ साथ हो। वैसे प्रायः सभी अभिक्रियाओं में जहां उपचयन होता है कहीं न कहीं अपचयन जरूर होता है, लेकिन इसी को मिला के एक रिडॉक्स अभिक्रिया है जिसे हम कहते हैं कि रिडॉक्स अभिक्रिया। जैसे देख लिया जाए उदाहरण CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो Cu प्लस H2O। यहां हम देखते हैं कि कॉपर ऑक्साइड है और यहां केवल कॉपर है, तो क्या हुआ है इसका उपचयन और H2 है, यहां H2O है, तो क्या हुआ है इसका अपचयन। तो यहां हम देखते हैं कि दोनों अभिक्रिया इसमें साथ साथ हो रही है, इसलिए यह रिडॉक्स अभिक्रिया है। तो ये इतनी अभिक्रियाएं हैं, इसी से सारे क्वेश्चन हैं, इसी के आधार पर सभी क्वेश्चन हैं। जब हम पेज का क्वेश्चन और अभ्यास का क्वेश्चन करेंगे तो एक एक क्वेश्चन को जिक्र किया जाएगा, समझाया जाएगा, आप लोगों को बताया। रिडॉक्स के बाद एक और अभिक्रिया है जिसे हम देखते हैं विस्थापन की अभिक्रिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। तो इसका एक उदाहरण हम ले लेते हैं कि ये विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो ये हम ऐसे समझेंगे कि कोई तत्व किसी तत्व के यौगिक से उसको हटाकर स्वयं अपने वहां बैठ जाता है, तो ये अभिक्रिया विस्थापन की अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के रूप में हम यही समझेंगे कि कोई एक ताकतवर लड़का आके एक कमजोर लड़का जो कुर्सी पर बैठा हुआ है उसे हटा के स्वयं बैठ जाए, तो ये विस्थापन की अभिक्रिया है। तो विस्थापन की अभिक्रिया एक उदाहरण से समझते हैं, Zn प्लस CuSO4, ये कॉपर का यौगिक है और जिंक यहाँ आया है, जिंक इससे अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये कॉपर को विस्थापित करेगा और अपना यौगिक बनाएगा ZnSO4 और कॉपर को यहाँ अकेला छोड़ देगा। तो इस तरह से ये अभिक्रिया जो है विस्थापन की अभिक्रिया है। एक और अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? तो इसमें जो आयन है, आयनों का आदान प्रदान होता है। अब आयन क्या है थोड़ा सा यहाँ हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। AgNO3 है और Na ये आयन का आदान प्रदान करेंगे, अर्थात Ag है यहाँ प्लस में, NO3 है माइनस में, Na है प्लस में, Br है माइनस में, तो ये आयन का आदान प्रदान करेंगे। Ag इसके Br से जुटेगा और ये Na इसके NO3 से जुटेगा, तो देखिए क्या बनेगा, AgBr प्लस NaNO3। जो पहले है वो हमेशा पहले ही रहेगा, क्योंकि कैटायन जो धनायन है वो हमेशा पहले होता है और ऋणायन बाद में होता है। तो यहाँ Ag यहाँ पर आ गया, यहाँ आ गया और NO3 जो है यहाँ पे चला गया। इसी तरह से Br इसमें आके यहाँ जुट गया और Na जो है यहाँ आ गया। तो इस तरह से द्विविस्थापन में आयनों का आदान प्रदान। आज के क्लास में बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।